Jai Hind everyone. I am your SST teacher and I welcome to all of you in my SST class. Friends, today I am going to explain chapter 3 Civil Administration and British Rule. In this chapter we will read the rule of the governors and governor generals, the system of administration and policies. बच्चों इस चैप्टर में हम लोग गवर्नर जनरल्स को और उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने हमारे देश को गवर्न करने के लिए जो नीति अपनाई उसके बारे में भी पढ़ेंगे. द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द domination of a vast territory and population by a small minority of alien race. The British initially came to India as a traders. Their aim was to earn greater profits. तो स्टूडेंट ब्रिटिशर्स हम लोगों की कंट्री में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी. तो उनका मुख्य उद्देश्य जो था भारत में शासन करके भारत की व्यवस्था में सुधार करना नहीं था. उनका मुख्य उद्देश्य था कि वो यहाँ पे अपने व्यापारिक लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें. तो उन्होंने अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, फंडामेंटल्स, वो ये थे: टू ऐड टू एंड इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड. कंपनी के प्रॉफिट को व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करवाना. टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स इंडियन पोजीशन. और जो भारतीय आधिपत्य में राज्य हैं वहाँ से भी अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना. टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया. और भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को मजबूत करना. नाउ वी विल रीड द प्रेसिडेंसीज. द टेरिटरीज रूल्ड डायरेक्टली बाय द कंपनी वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज. स्टूडेंट, जो कंपनी का भारत में शासन था वो 3 प्रेसिडेंसीज में यानी 3 क्षेत्रों में विभक्त कर दी गई थी: बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. ओके बच्चों, क्लियर? नाउ वी विल रीड करप्ट ऑफिशियल्स. Students, now we will read in this topic the early years of British rule in India were characterized by the gross misuse of their powers by the officials of the East India Company. They took advantage of their position to make personal monetary gains. Students, भारत में जो गवर्नर जनरल बड़े बड़े ओहदे पर नियुक्त किए गए थे वे अपने पद का लाभ उठा करके घूस लेने लगे और भारतीयों से गलत तरीके से, भारतीय व्यापारियों से, क्राफ्ट्समैन से सामान सस्ते दामों पर खरीदने लगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगे, जिसके कारण भारत में कंपनी की छवि बहुत ही खराब हो गई. दे ऑल्सो इंडल्ज इन एक्ट्स ऑफ करप्शन टू मास मनी. दे वर कॉल्ड नवाब्स इन द ब्रिटेन. ऐसे ही करप्ट ऑफिशियल्स जो थे ब्रिटेन में उनको नवाब की संज्ञा दी गई. ड्यू टू देम द कंपनी इनकर्ड हैवी डेट. Students, now we will read the Regulating Act. This act was passed in 1773 and regulate in 1774. As I explained you in my previous topic, mostly officers of company were completely corrupt. That's why the company incurred heavy debt and company did not pay annual amount to British government. Company needed more amount to run properly. That's why they sent a letter to British government. Lord North decided to overhaul the management of East India Company with the Regulating Act. So बच्चों, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में क्यों लागू किया गया. क्योंकि कंपनी के अधिकतर कर्मचारी रिश्वत खोरी और घूस में लिप्त हो चुके थे, जिसके कारण वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअल इनकम का जो अमाउंट देना होता था हर वर्ष वो भी नहीं पे कर पा रहे थे और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में भारत में घाटा होने लगा, जिसके कारण उन्हें और पैसे की ज़रूरत पड़ी. तब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब चिट्ठी लिखी तो उन्होंने यहाँ पे हो रहे व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो कि 1773 में पारित किया गया, लेकिन 1774 में इसे लागू किया गया. क्लियर बच्चों? स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्लियर किया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लागू किया गया इंडिया में. नाउ वी विल रीड द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट. अब हम पढ़ेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे. सो
These are the following provisions. Warren Hastings became the first Governor General to the British occupied territory in Bengal. A council with 4 members was set up to assist him. Bombay and Madras were made subordinate to the Calcutta government. A Supreme Court was set up in Calcutta in 1774. All officers and judges are prohibited from receiving any gift from any person. So student, जो रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया और उसकी हेल्प करने के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई जिसमें कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। बॉम्बे और मद्रास को कलकत्ता गवर्नमेंट के अधीनस्थ कर दिया गया, यानी सबऑर्डिनेट कर दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में और सभी बड़े ऑफिसर्स को, फर्स्ट रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं और उनको और जजेस को इस बात से सख्ती से मना किया गया कि वो अब किसी भी प्रकार का किसी से ब्राइब। क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा। सो मेन प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट was that it was directed mainly to the malpractice and corruption of the company officials, but it failed to stop corruption. लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कंपनी करप्शन पर रोक नहीं लगा सकी। Major charges brought against Hastings in his impeachment trial were those on corruption, और उसके ऊपर भी करप्शन के बहुत सारे चार्ज लगाए गए। नाउ वी विल रीड द मेन डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य डिफेक्ट्स यानी उसकी मुख्य कमियां क्या थी, अब हम इसके बारे में समझेंगे। सो फर्स्ट इज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर नॉट क्लियरली डिफाइंड. द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास resented the control of the governor general over them. Next is the function and powers of Supreme Court were not clearly specified in the act. So students, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के कार्य को भी क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं किया गया, जिससे कि उसको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि बहुत सारे डिस्प्यूट के केसेस में कि वो इंडियन के लॉ के रूल्स को फॉलो करे या ब्रिटिश रूल को फॉलो करे। सो ऐसी बहुत सारी कमियां थी और इसी प्रकार बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल ने अपने ऊपर गवर्नर जनरल के अधिकार को नहीं माना, उसका विरोध किया और इसी तरह ये एक्ट जो था फेलियर हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द Pitt India Act. In 1784, William Pitt, the Prime Minister of Britain, introduced an act to remove the defects and the drawbacks of the Regulating Act. बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1784 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था पिट इंडिया एक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द एक्ट सेट अप ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन to regulate all types of affairs like civil and business of East India Company. The Governor General was given more powers, including the power to overrule his council. He was also made the supreme commander of all British soldiers stationed in India. So students, ये सारे powers गवर्नर जनरल को दिए गए जिससे कि उसकी शक्ति इंडिया में बढ़ चुकी थी। बट अभी भी जो व्यापार हो रहा था, भारत में कंपनी व्यापार कर रही थी, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे अभी भी कंपनी के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का और हटाने का राइट मिला हुआ था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना की गई। मीन्स thus a system of dual government of British India was begun and continued till 1858. Okay बच्चों?